हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फूड रिसोर्सेज में कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। इसमें हमारे पास कुछ टॉपिक्स आते हैं जिनसे हम बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में। जो लास्ट हमारा टॉपिक था उसमें आपने बात की यहाँ पर कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि क्या जो प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने कहा 2 प्रकार के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके सोर्स के बारे में भी हमने बात की है यहाँ पे। ठीक है, आप बात कर रहे थे कि हम कैसे किसी भी जो फसल है उसके उत्पादन में हम वृद्धि कर सकते हैं पोषक तत्वों को ऐड करके। सबसे पहले हमने बात की है यहाँ पर मेन्योर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की है यहाँ पर मेन्योर के बारे में। नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पर उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की है। ठीक है, इसी के साथ हमने यहाँ पर पढ़ा है कंपोस्टिंग क्या होता है, ये भी एक खाद है, किस प्रकार से बनती है। नेक्स्ट हमने कहा कि कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हमने बात की है। इसी के साथ ग्रीन मैन्योर क्या होते हैं, किस चीज से मिलकर के बनते हैं, क्या इनके बेनिफिट्स होते हैं, ये भी आपको पढ़ाया गया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फर्टिलाइजर्स। और फर्टिलाइजर्स में हमने कहा जैसे बेसिक सी चीजें हमने डिस्कस की थी। फर्टिलाइजर्स बेसिकली बने होते हैं केमिकल से। इनमें न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट होता है वो हाई होता है एज कम्पेयर टू मैन्योर में, यानी कि खाद की तुलना में यहाँ पर ज्यादा पोषक तत्व आपको मिलते हैं। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनका जो यूज है वो लिमिटेड यूज ही यहाँ पर किया जाता है। एक्सेस यूज अगर करेंगे तो आपने कहा कि सॉइल प्रोफाइल को डिस्टर्ब कर देते हैं, यानी कि जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसे ये नष्ट कर देते हैं, या मिट्टी की उपजाऊ क्षमता एक टाइम के बाद पूरी तरीके से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब हमने कहा क्विक अगर रिस्पांस देखें तो फर्टिलाइजर्स बहुत क्विकली रिस्पांस देते हैं, बहुत अधिक और बहुत अच्छी मात्रा में उत्पादन देखने को मिलता है क्योंकि इसमें पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इसी के साथ आपने एक लाइन पढ़ी थी जब आपने पढ़ा था यहाँ पे खाद के बारे में। आपने खाद के बारे में एक लाइन पढ़ी थी, खाद पूरी तरह से जैविक है इसलिए अधिक खाद का उपयोग पौधे के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी पूरी तरह स्वस्थ है। लेकिन ये जो लाइन है ये सेम उर्वरक या फर्टिलाइजर्स के लिए नहीं होती है। हमने कहा जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो खाद की तरह पूरी तरीके से इको फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पर फर्टिलाइजर्स के बारे में। आप लिखा फर्टिलाइजर्स आर आर्टिफिशियल मटेरियल दैट आर प्रोड्यूस्ड ऑन कमर्शियल बेसिस ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस दैट इंश्योर न्यूट्रिएंट्स बेनिफिट्स टू द सॉइल। आपने कहा जो फर्टिलाइजर्स है उन्हें हम आर्टिफिशियली बनाते हैं। ठीक है, और इनको क्यों बनाया जाता है, यहाँ पर न्यूट्रिएंट रिच होते हैं जिससे कि हम क्या कर सके, पैदावार को यहाँ पर बढ़ा सकें। नेक्स्ट हमने कहा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी कुछ होते हैं जो कि फार्मर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। आपने कहा जैसे कि लाइमस्टोन हो गया है और रॉक फॉस्फेट हो गया है। आपने छोटी क्लासेस में आपके पास आते हैं रॉक, आते हैं आपके पास टाइप्स ऑफ रॉक आपके पास आते हैं। ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा है यहाँ पर कि रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो हमने कहा कि रॉक्स का जो फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के रॉक्स यहाँ पर बनते हैं। जैसे आपने पढ़ा है सभी ने, ज्वालामुखी जो फटता है उससे जो लावा निकलता है, कुछ रॉक्स उससे बनती हैं। कुछ हमने कहा था कि जैसे जो सी है, समुद्र है, वहां पर कुछ प्रकार के रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के रॉक्स हमने पढ़े थे जो कि न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं। उन्हीं में से हमने कहा कि यहाँ पर अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की बात करें तो लाइमस्टोन आता है हमारे पास और रॉक फॉस्फेट आता है। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स की बात करें तो आपने कहा अमोनियम नाइट्रेट है एंड पोटेशियम सल्फेट है। ठीक है, फीचर्स क्या क्या इनके होते हैं, तो फीचर्स आपने क्लास 8 में भी अच्छी तरीके से पढ़े हैं। क्लास 8 में हमारे पास जब एक चैप्टर आया था क्रॉप कल्टीवेशन या क्रॉप प्रोडक्शन, उसमें आपने क्रॉप को प्रोड्यूस करवाया था। तो हमने कहा फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस टू द सॉइल। ठीक है, कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड किए जाते हैं फर्टिलाइजर्स के द्वारा, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है और फॉस्फोरस है। नेक्स्ट हमने कहा दे हेल्प इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, तीसरा है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई यील्ड इन द हाई कॉस्ट फार्मिंग मेथड। आपने जब फसल प्रबंधन के बारे में पढ़ा था तो हमने 3 टाइप से देखा था। लो कॉस्ट प्रोडक्शन, ठीक है,
हमने कहा कि जो मीडियम कॉस्ट प्रोडक्शन होता है एक हाई कॉस्ट प्रोडक्शन होता है। तो हाई कॉस्ट प्रोडक्शन में हमने कहा जो फर्टिलाइजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स यहाँ पर देते हैं। ठीक है, प्रिकॉशंस विद फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर्स क्योंकि केमिकल्स होते हैं तो इसके लिए इनके पास क्या होते हैं, कुछ इनके साथ सावधानियां भी हमें यहाँ पर रखनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा जब प्रैक्टिकल लिखते हैं आप लोग, और प्रैक्टिकल के लास्ट में आपको प्रिकॉशंस भी बताए जाते हैं कि जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए। तो जहाँ पर भी कुछ केमिकल्स की बात आती है या फिर ऐसे सब्सटेंस जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उनके साथ आप प्रिकॉशंस भी यहाँ पर देखते हैं। तो हमने कहा fertilizers should be applied in a proper amount as an excess of fertilizers is not good for the plant। हमने कहा उर्वरकों को उचित मात्रा में लगाना चाहिए क्योंकि उर्वरकों की अधिकता पौधे के लिए अच्छी नहीं होती है। क्यों अच्छी नहीं होती है? देखिए, हमने बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स डाले हैं, वो हैं तो वो केमिकल्स। आपने कहा ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, ये मिट्टी में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपने पौधों पे भी छिड़काव किए हैं, अलग अलग तरीके होते हैं यहाँ पर, जो फार्मर्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के फर्टिलाइजर्स को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। हो सकता है किसी को मिट्टी में ऐड किया जाता होगा, किसी को प्लांट में जैसे स्प्रे करते हैं वैसे ही अप्लाई किया जाता होगा। अब ये जो सारे केमिकल्स हैं ये आएंगे मिट्टी में, ठीक है, सॉइल में आएंगे। सॉइल में हमने कहा है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी, सॉइल में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करेंगे या फिर और तरीके से क्या कर सकते हैं, मिट्टी को एनरिच बनाते हैं। इस केस में क्या होगा, जब ज्यादा केमिकल सॉइल में आ जाते हैं तो जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी डेथ होने लगेगी, माइक्रोब्स मरने लगेंगे। इससे क्या होगा कि मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वही वहां पर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो सॉइल पोल्यूशन हुआ है, इसी के साथ वाटर पोल्यूशन भी होगा कि जब बारिश आएगी तो ये केमिकल्स बह करके कहाँ जाएंगे, वाटर बॉडीज में जाते हैं। दोनों टाइप से क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट हमने कहा प्रॉपर प्रिकॉशंस रिगार्डिंग द टाइम ऑफ अप्लाइंग फर्टिलाइजर शुड बी टेकन, कि किस टाइम पे आपको फर्टिलाइजर डालने चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि नीड प्लांट की नीड के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन लीड टू वाटर पॉल्यूशन एज द एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स गेट वॉश्ड अवे ड्यूरिंग इरिगेशन। आपने कहा उर्वरकों के अधिक उपयोग से जल प्रदूषण हो सकता है क्योंकि अतिरिक्त उर्वरक सिंचाई के दौरान बह जाते हैं। नेक्स्ट हमने कहा एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन डिस्ट्रॉय द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एज वेल। आपने कहा उर्वरकों का अधिक प्रयोग मिट्टी की उर्वरकता को भी नष्ट कर सकता है। यहाँ पर इस बात से आप क्या समझे कि हमने कहा कि जो उर्वरक हैं और जो खाद है, अगर हम दोनों की लागत की बात करें तो जो उर्वरक है, उर्वरक को ही फर्टिलाइजर्स कह रहे हैं, उर्वरकों के निर्माण में लागत भी ज्यादा लगती है क्योंकि हमने कहा कि जो खाद है, खाद का निर्माण हम क्या कर रहे हैं, हम जैविक चीजों से ही कर रहे हैं, ऑर्गेनिक चीजों से ही कर रहे हैं, चाहे वो प्लांट हो या वो एनिमल हो। ठीक है, इसी के साथ हमने कहा खाद के साथ कोई भी यहाँ पे उसका साइड इफेक्ट नहीं है, जबकि जो फर्टिलाइजर्स हैं अगर सावधानियां नहीं रखी गई तो उसके साथ आपको साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, किस प्रकार से होती है, इसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर। चलिए तो नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्योंकि हमारा रिवीजन है तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपको नोट सामने रखने हैं और जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। आपने कहा फार्मिंग प्रैक्टिस विच इन्वॉल्व नो यूज ऑफ आर्टिफिशियल केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स and completely rely upon organic matters known as organic farming। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है कि हम आप किसी भी रूप से जो केमिकल्स है वो यूज नहीं करेंगे, चाहे वो वीडीसाइड हो, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, यानी कि चाहे वो क्या हो, खरपतवार नाशक हो या वो कीटनाशक हो या वो उर्वरक या फर्टिलाइजर्स हो, आप किसी भी तरीके से केमिकल्स का यूज यहाँ पर नहीं करते हैं। इस प्रकार की फार्मिंग को कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपने देखा भी होगा आजकल ऐड चलते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर ज्यादा हम क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं या उसकी ओर ज्यादा हम जोर देते हैं कि आप क्या कीजिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को यहाँ पर अपनाइए। ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज अ हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम सच एज क्रॉप रोटेशन। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, आपने कहा ऐसे मेथड्स यूज किए जाते हैं कि जिससे क्या हो, प्रोडक्शन भी बढ़े और यहाँ पे क्वालिटी भी बढ़े। तो आपने कहा जैसे क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन हमारे पारंपरिक खेती का भी एक हिस्सा है।
हम यहाँ पे क्रॉप रोटेशन से ही क्या करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है। यानी कि हम बैक टू बैक दो सेम टाइप के जो क्रॉप है उन्हें नहीं यहाँ पे कल्टीवेट करवाते हैं। जैसे कि आपने एक सीजन में एक क्रॉप बोई, फिर उसके बाद दूसरे सीजन में आप दूसरी क्रॉप वहां पर बोते हैं, तो उसी को आप क्रॉप रोटेशन कहते हैं। इंटर क्रॉपिंग कहते हैं, मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। इंटर क्रॉपिंग मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है कि जैसे एक ही खेत में आपने एक से ज्यादा फसलों को बो दिया है, ये भी हमारे घरों में किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा घरों में क्यारियां बनाई जाती हैं, आजकल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसमें आप क्या करते हैं, आपने हरी सब्जी भी बोते हैं, आप प्याज भी लगाते हैं, आप लहसुन भी लगाते हैं, आप धनिया भी लगाते हैं, आप अलग अलग जो चीजें हैं यहाँ पर वो आप एक ही फील्ड में एक ही खेत में बो रहे हैं। तो इसे मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं कि आपने क्या किया है, एक साथ एक से ज्यादा क्रॉप को यहाँ पर ग्रो करवा लिया है। इससे होता क्या है कि आपने कहा कम से कम एक क्रॉप नहीं हुई, दो नहीं हुई, तो कम से कम एक या दो वहां पर हो जाती हैं, आपको कुछ ना कुछ जो प्रोडक्शन है वो मिल जाता है। तो आपने कहा वो कौन कौन से ऑर्गेनिक चीजें हैं जो कि यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज होती है, तो मेन्योर है, ठीक है, बायो एजेंट सच एज ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं, यहाँ पर एक एल्गी है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी क्या है, ऑर्गेनिक है, क्लियर है, क्योंकि ये क्या है, किंगडम प्लांटी से बिलोंग करता है। बायो फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स तो हैं लेकिन कैसे हैं, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, इट मीन्स केमिकल से नहीं बने हैं। जहां पर बायो इंक्लूड हो गया इट मीन्स कि ये रिलेटेड है यहाँ पर लाइफ से। नेक्स्ट हमने कहा नीम लीफ एंड टर्मरिक एज अ बायो पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड के रूप में, जैसे आपने देखा होगा, कभी अपने घरों में देखा है, ये सारी चीजें हम अपने घरों में करते हैं, कभी देखा है कि जब भी हम अनाज को लेते हैं और उन्हें स्टोर करते हैं, तो हमारे घरों में क्या किया जाता है, जो अखरोट के पत्ते होते हैं उन्हें उनके ऊपर रखा जाता है, या नीम की पत्तियां क्या रखते हैं, अनाज के ऊपर रखते हैं। उसके बाद उसे क्या करते हैं, किसी वो जो कंटेनर है उसके जो ढक्कन से उसे ढक देते हैं। तो हमने कहा नीम की जो पत्तियां होती हैं, या टर्मरिक की जो पत्तियां होती हैं, या अखरोट की जो पत्तियां होती हैं, उसे एज अ बायो पेस्टिसाइड हम यूज करते हैं। हम उन पत्तियों को क्यों रखते हैं, जिससे कि वो जो कीड़े हैं या किसी भी प्रकार का जो पेस्ट है वो उस अनाज को खराब ना करे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पेस्टिसाइड की जगह यहाँ पर हम ऑर्गेनिक चीजों को ही यूज कर रहे हैं। अब इनमें से आपके लिए कुछ नया नहीं है, अगर ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों छोड़ दे, तो ब्लू ग्रीन एल्गी हमारे घरों में ऐसे बेसिक नॉर्मली यूज नहीं होती हैं। अदरवाइज हम मेन्योर की बात करें, बायो फर्टिलाइजर्स की बात करें, बायो पेस्टिसाइड्स की बात करें, तो ये हम अपने घरों में यूज करते चले आ रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको क्या क्या चीजें बता रखा है, जैसे वर्मी कंपोस्ट का आप यूज करेंगे, मेन्योर का आप यूज करेंगे, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे, ठीक है। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट यहाँ पर आपको दिखाया गया है, क्रॉप रोटेशन दिखाया गया है, यहाँ पे ग्रीन जो मेन्योर है वो आपको दिखाया गया है। तो ये सभी चीजें नई नहीं है हमारे लिए, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हम कोई चीज अगर यूज कर रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। अब एक एक करके हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो हम यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न्स देखते हैं वो किस प्रकार से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्रॉपिंग पैटर्न में आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है। तो क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, आपने कहा डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स आर डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स आर यूज्ड बाय फार्मर्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्रॉप, ठीक है। हमने कहा यहाँ पर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग जो क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं उन्हें फॉलो करते हैं, जैसे कि मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या देखते हैं, इट इज द क्रॉपिंग पैटर्न इन विच टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर इन सेम फील्ड। आपने कहा एक ही खेत में हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा क्रॉप को यहाँ पर बोते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। क्या एम है इसका, द मेन एम ऑफ दिस क्रॉपिंग मेथड इज टू एंश्योर सम हील्ड इवन इफ वन ऑफ द क्रॉप फेल टू ग्रो प्रॉपरली। आपने कहा कि क्या होता है कि अगर आपने पूरे खेत में एक ही जैसी क्रॉप बोई है, हो सकता है वो खराब हो जाए, कुछ भी रीजन यहाँ पर हो सकते हैं, तो आपको कुछ भी यहाँ पे उत्पादन नहीं मिलेगा। जैसे आपको इमेज में आप देख सकते हैं कि आपको अलग अलग यहाँ पे क्रॉप दिखाई गई हैं, जैसे कि ये ग्रीन लीफ है, यहाँ पर आपको दिखाई गया है ये या तो प्याज की पत्तियां हो सकती हैं या लहसुन की हो सकती हैं। ये आपको धनिया दिखाया गया है, ये आपको फिर से क्या दिखाया गया है, जो कॉलीफ्लावर है वो दिखाया गया है। यहाँ पे फिर से आपको धनिया दिखाई गई है। तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 4 to 5 यहाँ पर जो क्रॉप है उन्हें एक साथ में बोया गया है, ठीक है। इससे क्या हुआ कि एक या दो क्रॉप नहीं भी हुए तो आपको कुछ ना कुछ उत्पाद तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो उसका जो मेन या मुख्य उद्देश्य क्या है कि आपने कहा कि एक खेत में अगर आप दो या दो से ज्यादा क्रॉप को यहाँ पर बोते हैं
तो उसमें से आपको जो उत्पादन है वो ज़्यादा मिलेगा, वैरायटी भी आपको मिलेगी। द सीड्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स आर कंबाइंड एंड प्लांटेड टुगेदर। आपने कहा कि इस क्रॉपिंग मेथड में क्या होता है कि आप सीड को इकट्ठा करते हैं और बो देते हैं। अब ये जो लाइन है वो इस इमेज पे अप्लाई नहीं होगी। आप जानते हैं हमारे घरों में क्या होता है, प्याज अलग से लगाया जाएगा, धनिया को आप अलग से बोएंगे, जो गोभी है उसे आप अलग से लगाते हैं, राई जो है वो आप अलग से बोते हैं, तो उसे आप मिक्स नहीं करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि जब यहाँ पर खेती होती है, जैसे कि जब आपने गेहूं को जब आप बोते हैं तो गेहूं में आप मटर के दाने मिक्स कर देते हैं और बो देते हैं, ठीक है। वैसे ही आपने कहा कि और भी चीजें होती हैं, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर अलग अलग जो अनाज आप बोते हैं, जैसे मंडवे को अगर बोते हैं तो मंडवे में भी कुछ ना कुछ बीज डाल देते हैं, जैसे दाल के हो सकते हैं, अलग अलग जो दालें होती हैं उन्हें साथ में बो लिया जाता है। आपने कहा कि ध्यान रखिए, यहाँ पर आपसे पैटर्न के साथ साथ आपसे ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पर जो बुआई है वो कैसे की जाती है। तो जो मिश्रित जो खेती है या फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग जो है उसमें हम क्या करते हैं कि बीजों को एक साथ मिक्स कर लेते हैं और साथ में उन्हें बो देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा सम फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड फॉर ऑल द क्रॉप। सेम जो फर्टिलाइजर्स है वो यहाँ पर हम यूज करेंगे, अलग अलग फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करेंगे, सबके लिए सेम ही फर्टिलाइजर यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, वीट एंड ग्राम, वीट एंड मस्टर्ड, ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल आते हैं। तो हमने मिश्रित फसल में क्या पढ़ा, आपने कहा ये एक फसल पैटर्न है जिसमें दो या दो से अधिक फसलें एक ही खेत में एक साथ उगाई जाती हैं। इस फसल पद्धति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि कोई फसल ठीक से विकसित नहीं हो पाती है तो भी कुछ फसल ठीक से हो जाएंगे और हमें कुछ ना कुछ उत्पाद यहाँ पर मिल जाएगा। विभिन्न फसलों के बीजों को मिलाकर हम एक साथ क्या करते हैं, वहाँ पे रोपाई करते हैं या एक साथ बुआई करते हैं। सभी फसलों के लिए समान उर्वरकों का यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए गेहूं और चना है, गेहूं और सरसों है, मूंगफली और सूरजमुखी है, ठीक है। ये हुई मिक्स क्रॉपिंग, इजी है, एक बार आप पढ़ लीजिए मिक्स क्रॉपिंग को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर इंटर क्रॉपिंग। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। तीनों जो टॉपिक है वो इजी है, बस आपसे डिफरेंस पूछा जाता है जो कि आपको यहाँ पर नोट करना है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है, इट इज द क्रॉपिंग मेथड इन विच टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर इन अ फील्ड बट इन अ स्पेसिफिक पैटर्न। हमने कहा इंटर क्रॉपिंग में भी सेम होगा कि हम यहाँ पे दो से ज्यादा क्रॉप को एक ही खेत में एक ही फील्ड में बोएंगे, लेकिन पैटर्न अलग अलग यहाँ पर होता है। The seeds of these crops are not combined before plantation। हमने कहा कंबाइन नहीं करेंगे हम सभी बीजों को, बल्कि अलग अलग वहां पर क्या करेंगे, उनकी बुआई करते हैं। Both the crops use different kinds of fertilizers depending upon their own requirements। और उनकी जो अलग अलग जो फसलें होती हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज यहाँ पर किया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस आपको साफ दिख रहा है, मिक्स क्रॉपिंग में क्या डिफरेंस है और इंटर क्रॉपिंग में क्या डिफरेंस है। The main objective of this method is to ensure the maximum productivity of the crop। कि यहाँ पर हमें अधिक से अधिक उत्पादन मिले। इंटर क्रॉपिंग का मेथड ये होता है, कैसे, हमने कहा अलग अलग प्रकार की क्रॉप है, उनके पैटर्न अलग अलग यहाँ पर होंगे, उनकी बुआई अलग अलग प्रकार की होगी, क्योंकि उनके लिए अलग अलग फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं। इट मीन्स कि उनकी जो नीड है यहाँ पर वो अलग अलग होगी, उनकी नीड अलग अलग होगी यहाँ पर, जो न्यूट्रिएंट रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट होती है। इट मीन्स कि क्रॉप या फसल के बीच में अब कंपटीशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि कंपटीशन कब होता है, जब हर एक फसल की जो रिक्वायरमेंट है वो सेम होगी, तब उनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है तो हर एक फसल बहुत अच्छे से ग्रो हो पाएगी और मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर हो पाएगा, ठीक है। Since the crop have different nutrient requirement, they would use maximum nutrients from the soil। क्योंकि इनकी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं पोषण संबंधी, तो ये अधिक से अधिक जो पोषण है वो प्राप्त कर सकेंगे। डिजीज एंड पेस्ट वुड ऑल्सो नॉट इजिली स्प्रेड टू ऑल द क्रॉप्स। क्योंकि हमने कहा अगर किसी एक क्रॉप पे कोई डिजीज लग जाती है, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन हो गया है या कोई जो पेस्ट है वो उस क्रॉप पे लग गई है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो सारे ही क्रॉप में ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि हमने कहा सबका नेचर अलग अलग है, हर एक क्रॉप का जो नेचर है वो अलग अलग है, तो इसीलिए डिजीज इजिली यहाँ पे स्प्रेड नहीं हो पाती हैं। अब एग्जाम्पल क्या आते हैं, जैसे सोयाबीन, मेज है, जैसे फिंगर मिलेट्स एंड काउपीज है।
ये हमारे पास क्या आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं। इसके अलावा अगर हम और देखें, आपने देखा होगा हमारे घरों में क्या होता है, जैसे धान होता है, ठीक है, धान को बोया जाता है, धान की रोपाई होती है। धान के साथ हम अलग से जो चीजें हैं वो बो सकते हैं, जैसे कि आपने कहा कि आपने कहा जो दाल के जो पौधे होते हैं, दाल के पौध अब धान के खेत के साइड में लगाए जाते हैं, आपने अपने घरों में देखा होगा। तो धान की जब हमने रुपाई की तब हमने किसी और सीड को वहां पे मिक्स नहीं किया था। जब आपने क्या किया है, धान को बोया होगा, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ धान के बीज से जब धान की रुपाई हुई है, तो उस बीच में भी आपने किसी सीड को वहां पे मिक्स नहीं किया था। अब आप क्या कर रहे हैं, कुछ जो पल्सेस हैं, कुछ दालें हैं, उनकी जब आप क्या करते हैं, रुपाई करते हैं, तो खेत के साइड में करते हैं, बीच में नहीं करते हैं। इससे क्या होता है, आपने का एक ही फील्ड में आपकी पल्सेस भी हो रही हैं, आपकी धान भी हो रही है, और दोनों की रिक्वायरमेंट यहाँ पर अलग अलग होती है। क्लियर है? तो ये आपके क्या आते हैं, जो एग्जाम्पल आप अपने घरों में देखते हैं या अपने आसपास देखते हैं, आप उसी एग्जाम्पल को अपनी कॉपी में लिखेंगे, क्योंकि उसी को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पे कर सकते हैं। हमने क्या बोला है यहाँ पे, जो इंटरक्रॉपिंग या अंतर फसल है, यह एक फसल पद्धति है जिसमें एक खेत में दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाई जाती हैं, लेकिन एक विशिष्ट पैटर्न में उगाई जाती हैं। रोपण से पहले इन फसलों के बीजों को मिश्रित नहीं किया जाता है। दोनों फसलों में अपनी अपनी आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य फसलों की अधिकतम उत्पादकता सुनिश्चित करना है, ठीक है, क्योंकि फसलों के पोषक तत्वों की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, इसीलिए वे मिट्टी से अधिकतम पोषक तत्वों का उपयोग करेंगे। रोग एवं कीट भी सभी फसलों में आसानी से नहीं फैलते हैं। ये एग्जाम्पल आते हैं कि इंटरक्रॉपिंग आप किन फसलों के साथ यहाँ पर कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, हमने कहा सेम क्रॉप रोटेशन भी हम करते हैं। अभी आपने देखा होगा, अभी हमने गेहूं को बो रखा है खेतों में, ठीक है, मार्च से अप्रैल में गेहूं की कटाई होती है, कुछ टाइम तक उन्हें उन खेतों को वहाँ पे छोड़ा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जून से जुलाई में आप क्या करेंगे, धान की वहाँ पे बुआई शुरू कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं। क्रॉप रोटेशन का सिंपल सा मतलब है कि एक फसल की कटाई के बाद हम सेम फसल को नहीं बोते हैं, बल्कि किसी दूसरी फसल को बोएंगे, ठीक है। इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है। इससे होता क्या है, आपने कहा एक तो जो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम नहीं होती है, क्योंकि दो अलग अलग क्रॉप हैं, ठीक है, जैसे कि हमने कहा धान हो गई है और हमने कहा गेहूं हो गए हैं। दोनों की जो रिक्वायरमेंट होगी वो अलग अलग होगी, चाहे वो पोषण संबंधी हो, चाहे आपने कहा वो जलवायु संबंधित हो, चाहे आपने कहा वाटर रिलेटेड हो। आपने देखा है जब हम धान को बोते हैं तो हमने क्या बोला था, यहाँ पे मैक्सिमम जो वाटर है, यानी कि अधिकतम पानी चाहिए, अधिकतम तापमान होना चाहिए, डे लेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम गेहूं की बात करें कि जब आपने गेहूं की बुआई की तो आपने कहा कि पानी ठीक ठाक चाहिए, बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए, डे लेंथ बहुत कम होनी चाहिए। तो आपने कहा क्योंकि इनकी जो जलवायु संबंधित जो आवश्यकताएं हैं उनमें ही डिफरेंस है, तो पोषण संबंधित आवश्यकताओं में भी क्या होगा, डिफरेंस होगा। अब आपने जिस खेत में आपने गेहूं बोए थे, अब आप उसमें क्या बो रहे हैं, धान बो रहे हैं। तो धान को जो भी पोषक तत्व चाहिए होंगे, धान वहां से, धान के पौधे वहां से मिट्टी से लेंगे। फिर आप फिर से उसी खेत में अगर गेहूं बोते हैं तो आपने कहा कि गेहूं भी जिन पोषक तत्वों की उन्हें आवश्यकता होगी उन्हें वो वहां से क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, क्योंकि दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग है। अगर आप गेहूं की बात सीधे गेहूं बो देते हैं तो आपने कहा कि जो पोषक तत्व गेहूं को चाहिए थे वो तो पहले ही क्या हो चुके हैं, एब्जॉर्ब हो चुके हैं। दूसरी बार जब आप गेहूं बोते हैं तो वहां पर पोषक तत्वों की क्या होगी, कमी होगी, तो गेहूं की फसल वहां पे बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगी। एक तो रीजन ये होता है, और दूसरा रीजन आप समझते हैं कि वहां पे क्या है, अपने कहा जो जलवायु संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो वहां पर चाहिए होती है। क्रॉप रोटेशन में हमने क्या कहा, आपने कहा इन दिस क्रॉपिंग मेथड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप आर चूजन एंड इरिगेटेड ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड सीक्वेंसली। सीक्वेंस से आप बोलते हैं द रोटेशन ऑफ क्रॉप्स डिपेंड अपॉन द सॉइल, क्लाइमेट, वाटर रिटेंशन ऑफ द सॉइल। यानी कि हमने क्या बोला है, हमने ये बोला है कि जो क्रॉप रोटेशन का जो मेथड है उसमें हम एक ही फील्ड में अलग अलग जो फसलें उन्हें बोएंगे, लेकिन सीक्वेंस वाइज बोएंगे, एक साथ नहीं बोएंगे कि आपने एक सीजन में एक फसल बोई, फिर दूसरे सीजन में दूसरी बोई, फिर तीसरे में हो सकता है आपने वो पहली वाली बो दी है। तो एक सीक्वेंस आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। आपने कहा हाउ इज क्रॉप रोटेशन यूजफुल, कैसे जो क्रॉप रोटेशन है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है या यूजफुल होता है। तो हमने कहा इफ फार्मर्स ग्रो the same crop on the land for long term and
same nutrients keep on depending from the soil which leads to a decrease in soil fertility। यही सेम हमने कहा था कि अगर आप रेगुलरली एक ही प्रकार की फसल को बो रहे हैं तो जो फसल है, जो पौधे हैं, वो एक ही प्रकार के पोषक तत्वों को मिट्टी से लेंगे। मिट्टी से लगातार एक ही प्रकार के पोषक तत्व लिए जा रहे हैं तो उन पोषक तत्वों की मिट्टी में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी और मिट्टी की जो उर्वरकता है या मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाएगी। अब आप देखेंगे धीरे धीरे जो उस फसल की पैदावार कम हो रही है। ठीक है, दूसरा हमने कहा बट व्हेन द क्रॉप विद डिफरेंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आर ग्रोन the soil nutrients get enriched and the fertility of the land is maintained। बट हमने क्या कहा, अगर हम सीक्वेंस वाइज यहाँ पे फसलों को बोते हैं तो आपने जैसे कि अभी गेहूं हमने बो रखे हैं, गेहूं ने पोषक तत्व लिए हैं जो जिन पोषक तत्व की आवश्यकता गेहूं को थी। अब जब धान बोए जाएंगे तो धान अलग पोषक तत्व वहां से क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। धान का जो पौधा है इस टाइम पीरियड में जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता गेहूं के पौधे को थी वो कंज्यूम नहीं हो रहे हैं, इट मीन्स कि वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो जब आप नेक्स्ट टाइम फिर से वहां पे गेहूं बोएंगे तो गेहूं के लिए सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स वहां पर होंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन को यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट क्रॉप्स आर नॉट ससेप्टेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। आपने कहा कि हर एक यहाँ पर जो फसल होती है, ऐसा नहीं कि हर जो फसल है वो एक ही प्रकार के पेस्ट या एक ही प्रकार के इंसेक्ट से इन्फेक्ट हो रही है, ऐसा भी नहीं होता है। तो इसलिए ये भी फायदेमंद है, हो सकता है कि गेहूं की फसल, गेहूं के जो पौधे हैं उनमें फंगल इन्फेक्शन हो गया है। अब दूसरी बार जब अगर आप गेहूं के ही पौधे बोएंगे तो जो फंगल इन्फेक्शन है वो इजिली क्या हो जाएगा, वहां पे उन पे भी हो जाएगा। बट सेकेंड टाइम अगर आप कोई दूसरी फसल बोते हैं तो वहां पे फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक है, प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन रोटेशन कैन लीड टू अ बेटर यील्ड। सेम वही चीज आपको बोली गई है कि बेटर यील्ड तो खुद ब खुद हो गई है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अगर पोषक तत्व मिल रहे हैं तो उत्पादन जो है वो अच्छे से होगा। क्रॉप रोटेशन अलाउ द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स ऑन द फील्ड। आपने कहा क्रॉप रोटेशन से आपको फर्टिलाइजर्स का यूज कम करना पड़ता है, पेस्टिसाइड्स का यूज आपको कम करना पड़ता है। अब क्या देखा था हमने, क्रॉप रोटेशन में एक इमेज हमारे पास आती है, ध्यान से देखिए कि कैसे हमने यहाँ पर क्रॉप रोटेशन को अपनाया है। चलिए, तो ये हमने बात की है क्रॉप रोटेशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वीड्स के बारे में। वीड्स क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सारे टॉपिक आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं और ये भी आपका रिवीजन चल रहा है, तो बहुत जल्दी में हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे। आप भी क्या करेंगे, जल्दी से यहाँ पर अपने नोट्स को लेकर के अपने हर एक टॉपिक को रिवाइज करते रहेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।